हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं टीएन सक्सेस एकेडमी में अपने इस कोचिंग के बच्चों को समय, दूरी और चाल की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो यहां रेगुलर चल रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाल। चलो बताओ तुम लोग, चाल चाल किसे कहते हैं? चाल किसी गतिशील पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया किसी को? नहीं बताइए, कोई बताए इसका चाल किसे कहते हैं? चाल जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो? जैसे यहाँ से आपको कहीं जाना है, मान लीजिए थोड़ी दूर पे जाना है, तो कैसे जाओगे? कोई साधन से जाओगे या पैदल जाओगे? हैं? तो वहाँ तक की कोई दूरी होगी, नहीं होगी? वहाँ तक की क्या होगी? कोई दूरी होगी। उस दूरी में कितना समय लगेगा? समय लगेगा। तो जो दूरी है और जो समय लगेगा उसको हम क्या करेंगे? दूरी को समय से भाग कर देंगे। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए जितना समय लगेगा उसको भाग कर देंगे, उसी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, किसी गतिशील पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। मोटरसाइकिल 50 की स्पीड से जा रहे हैं, 40 की स्पीड भाग है नहीं? मोटरसाइकिल देखे हो ना, मोटरसाइकिल या कार देखे हो तो सुई बनी रहती है ऐसे, 0 से लेकर 120, 140, 240 जैसा जैसा साधन है। तो उसमें जब एक्सीलेटर खींचो ना तो 40 पे जाएगा, 50 पे जाएगा। तो एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित समय में जो तय की जाती है उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का मात्रक, चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं, अर्थात कोई जरूरी नहीं मीटर प्रति मिनट भी नापते हैं। इसका सीधा सीधा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी का मात्रक बटा समय का दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। अच्छा, चाल को हम वेग भी कहते हैं, चाल को वेग कहते हैं और चाल को गति भी कहते हैं। चाहे वेग पूछा जाए, चाहे गति पूछा जाए, चाहे चाल पूछा जाए। ठीक है, और हम यहाँ पर जानते किससे हैं? जब सवाल करेंगे चाल है, हमें दिमाग में रहेगा। मान लीजिए सवाल में किसी ने वेग पूछ लिया, क्या पूछ लिया? वेग पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है। इसकी तीनों की इंग्लिश क्या होती है? स्पीड ही होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वो कक्षा 10 की चीज़ है, वो आपके लेवल का नहीं है। ठीक, अब इसके प्रमुख सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर, इसका क्या मतलब हुआ? समय आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके सामने कुछ दूरी है, यहां से यहाँ तक मान लीजिए 100 किलोमीटर है, छोटा मोटा दूरी नहीं है। यहां से तुम्हें जाना है लखनऊ, अयोध्या से तुम्हें कहाँ जाना है? लखनऊ जाना है। लखनऊ जाने में तुम्हें लगा 3 घंटा। तुम्हारी स्पीड है, मोटरसाइकिल से जाओगे, कार से जाओगे, किससे जाओगे? कार से जाओगे, तब तो 80 के स्पीड में जाओगे, घर 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 घर। मान लो 50 के स्पीड में, क्यों? जाम वाम बहुत लगा है। ठीक, 50 के, तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा सब अतनात, कितना आ जाएगा? 2 घंटा। मतलब 2 घंटा में तुम कहाँ पहुँच गए? लखनऊ, अयोध्या से लखनऊ। ठीक है, अगर जाम नहीं लगा है तो समय कम लगेगा। ठीक, अब देखिए चाल निकालना है। चाल कह रहा है तुम्हें अयोध्या से कानपुर जाना है। ठीक है, और कानपुर की दूरी है अयोध्या से कितना? 80, वो 120 है, 200 किलोमीटर। ठीक, और समय लगा तुम्हें 6 घंटा, 5 घंटा माना जाए, समय लगा तुम्हें 5 घंटा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको काट देंगे, कितना लगेगा? चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर, घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तो स्पीड चली। अब डिपेंड ये करता है कि कभी तुम्हारी सुई 80 गई, कभी तुम्हारी 10 आई, ये औसत चाल आएगा। समझ में आया? नहीं पूछो कि भैया हम 80 चलाए ना, तो 80 वाला चलवा कहीं नहीं निकाले, वहाँ एवरेज चाल निकालते हैं। ठीक, एवरेज चाल निकालते हैं। ठीक, अब देखो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ए भाई साहब, यार देखो, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करें? 5/18 से गुणा कर दे डायरेक्ट, या 1000/3600।
1000 बटा, इसको जो ना समझ में आए भैया क्या है, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600। ऐसे गुणा करो, ये 5 बटा 18 से महाराज पूरे इंटरनेट में वायरल हुई तो यदि चाल मीटर पर सेकंड में हो, यदि चाल मीटर पर सेकंड में हो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किसे 3600 बटा 5 करिए, चाहे 18 बटा क्या करें, भाग करके गुणा करें, पक्का सही गुणा करें, चलिए ठीक है। फिर यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे मीटर प्रति मिनट में बदलना है, मीटर पर सेकंड था, यहाँ मीटर पर मिनट है, दिमाग लगाइए, यहाँ 160 घट जाएगा, छक्का 36 छक्का मतलब 160 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मिनट की बात कर रहा तो 1000 बटा 60 कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे किससे, 1000 बटा, अरे 1 घंटा में 60 मिनट तो होता है, क्यों अबे 1 घंटा में तुम्हें 60 मिनट ही तो होता है, इसीलिए किससे गुणा करें, 50 बटा 3 से गुणा करें। और इसका नीचे वाला यदि मीटर प्रति मिनट में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 3 बटा 50 से गुणा करें, किससे गुणा करें, 3 बटा 50 से गुणा करें, ठीक। अब आता है सबसे मजेदार चीज, आपेक्षिक वेग, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जब कक्षा 10 में जाओगे तो एक चैप्टर है, ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में फिजिक्स में है, ये गणित से हट जाएगा, आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक। जब कक्षा 9 10 में जाओगे या फिर कक्षा 12 में, तो कक्षा 9th में, 9th और 11th में है, और 12th में भी, IIT वगैरह में सब जगह आता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो वस्तुएं, जब भाई ट्रेन है, ट्रेन सीधी रेखा में चलती है कि नाचते हुए चलती है, ट्रेन की पटरी समांतर होती है, समझ में आया, थोड़ा बहुत घुमाव देते हैं लेकिन बीच का डिस्टेंस उसका समान रहता है, ठीक। तो जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में जाना है तो ऐसे जा रही है, ठीक, और विपरीत दिशा में जा रही है तो दिशा तो एक ही है ना, एक्स और वाई, वाई और एक्स, चाहे हॉरिजॉन्टल चलाओ चाहे वर्टिकल चलाओ। ये बताओ ऐसे ट्रेन चला थी, ऐसे चलती है, नहीं चलती है, ऐसे चलती है, क्योंकि जमीन पर ही तो चलेगी ट्रेन, या गाड़ी ट्रेन पे चलेगी कि आसमान में चलेगी, हवा में नहीं चलेगी, वो हवाई जहाज चलेगी, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा या विपरीत दिशा में चलायमान होती है तो उनके वेग के संबंध को आपेक्षिक वेग कहते हैं। वेग मतलब चाल, वेग मतलब चाल कहते हैं, ठीक, वेग मतलब चाल। अब इसके दो कंडीशन है, जब दो गतिशील पिंड, दो पिंड मतलब कोई चीज है, गाड़ी, मोटर, बस, ट्रक, जीप, मनई, ठीक। जब दो गतिशील पिंड एक सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा में जा रही हैं, परंतु विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, चाल क्या होगी, आपस में वही लिखा है, जब दो गतिशील पिंड एक सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा में हो तो उनके आपेक्षिक वेग चालों के योगफल के बराबर, अपेक्षिक चाल के योगफल के बराबर। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। और देखो, जब दो गतिशील पिंड एक ही सरल रेखा में तथा एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनका अपेक्षिक वेग चाल के अंतर के बराबर होता है, मतलब समान दिशा में चाल घटता है, समान दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। चलिए इसको लिखिए तो, अब इससे इसके कुछ बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं लिखवा रहा हूँ। चलिए
कोई रेलगाड़ी टेलीफोन ठीक है के खंभे या पेड़ या मनुष्य को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलिए देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है एक कोई रेलगाड़ी है या बस या ट्रक है, किसी खंभे को अगर पार करेगा, ठीक है, या आदमी को पार करेगा या कोई पेड़ पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? वो अपनी लंबाई के बराबर ही करेगा ना। मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, ट्रेन होगा 50 मीटर 100 मीटर जितना भी होगा, ठीक। एक आदमी की कितना मीटर लंबाई है नाप सकते हो आप? एक पैर पे खड़ा है पिद्द से होगा, सेंटीमीटर में आएगा ना। तुम्हारा लंबाई कितना होगा? तुम खड़े हो केवल, एक खंभा खड़ा है, वहां तो जाओ, वहां देखिए। अब मान लीजिए इसको एक आदमी को पार करना है या एक खंभे को पार करना है, एक पेड़ को पार करना है, तो जब इसको पार करेगा ये तो केवल रेलगाड़ी की ही लंबाई को पार करेगा, आदमी और इसकी लंबाई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत कम होती है इसलिए नहीं नापते हैं। तो वही लिखा है, कोई रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे या पेड़ या मनुष्य को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। जितना इसकी मान लीजिए 100 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, जितना भी है, ठीक, वही दूरी ये तय करेगा, ठीक। इसको पार करने में यहाँ तक जो समय लगेगा उसी से चाल निकल आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 100 मीटर के तो 100 मीटर लगेगा, इनका कोई लंबाई कंसीडर नहीं होती। लिखिए जल्दी लिखिए। इसके बाद चौथा कंडीशन है, देखिए भैया, रेलगाड़ी के प्लेटफार्म, रेलगाड़ी अगर को प्लेटफार्म, रेलगाड़ी को प्लेटफार्म, सुरंग या फिर रेलगाड़ी को प्लेटफार्म कामा सुरंग, सुरंग या पुल, पुल को पार करने में अपनी लंबाई, अपनी क्या, अगर रेलगाड़ी है और पुल है, समझिए भैया,
मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर। आप एक पुल को पार करना है, इतना बड़ा, नीचे से नदी बह रही है, ठीक, ये पुल बना हुआ है, ठीक, इसकी लंबाई भी कितनी है 50 मीटर। तो जब रेलगाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक नहीं माना जाएगा। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो 50 प्लस 100 बराबर 150 मीटर होगी। इसी प्रकार से अगर सुरंग की पार करेगी तो सुरंग भी लंबाई जुड़ जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए प्लेटफार्म को पार करें, प्लेटफार्म में भी लंबाई जुड़ जाएगी। जब हम सवाल करेंगे तब देख लेंगे। अभी कंडीशन लिख लीजिए पार करने में। अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई हो जाएगी प्लेटफार्म की लंबाई। या कोई दूसरा आएगा तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस, और तीसरा आएगा अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, या दो ट्रेन आपस में पार करने तो क्या लंबाई हमेशा जुड़ती है या घटती है? लंबाई हमेशा, बोलो यार, लंबाई हमेशा, चाल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ये चीज दिमाग में रखना है, जब सवाल कर रहा है तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, अपनी लंबाई प्लस सुरंग, ठीक, अपनी लंबाई प्लस, ये अलग अलग हैं सब। अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, जो सवाल में दिया रहेगा उसके हिसाब से सवाल लगेगा। मान लीजिए एक सवाल बोलते हैं, सुनिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, वह 100 मीटर पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब समय लगेगा या चाल बताइए। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की भी लंबाई रहेगी, ये चीज दिमाग में रख लेना है। ठीक है, ये 4 कंडीशन है जो हमने आज पढ़ा है। अगला कंडीशन कल हम डिस्कस करेंगे।